जो आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है उसका नाम है बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। तो बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लें कि म्यूटेशन है क्या। तो इनहेरिटेबल चेंज इन डीएनए सीक्वेंस में ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो क्या हो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाएं। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? म्यूटेशन नाम देते हैं। तो म्यूटेशन जो है वो दो तरह का होता है, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्या है कि जो हमारा जीन जीन है, मान लो डीएनए का फ्रेगमेंट जो क्या करे, एक पर्टिकुलर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? जीन नाम देते हैं। तो उसमें अगर जीन में चेंज हो रहा है एक सिंगल पॉइंट पर, तो उसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन को ही हम जीन म्यूटेशन भी बोलते हैं। तो पॉइंट म्यूटेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है बेस सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है इंसर्शन और डिलीशन। तो आज का जो हमारा पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा कि बेस सब्स्टिट्यूशन कितने तरह का और कैसे होता है। तो बेस सब्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे कि क्या होगी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है डीएनए में, तो उसे हम लोग बेस सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। अब इसको देखो जरा, इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ट्रांजिशन होगा या फिर क्या होगा, ट्रांसवर्जन होगा। ट्रांजिशन में क्या होता है कि प्यूरिन प्यूरिन में और पैरिमिडीन पैरिमिडीन में अगर चेंज होता है तो उससे हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं। प्यूरिन में हमारा एडेनिन ग्वानिन आएगा और पैरिमिडीन में हमारा आता है थायमिन साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है। तो इसके जो टोटल ट्रांजिशन के है वो चार वेज हो सकते हैं। पहला वे हो सकता है कि एडेनिन जो है वो हमारा किस में चेंज हो जाए, ग्वानिन में चेंज हो जाए। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ग्वानिन है वो हमारा किस में चेंज हो रहा हो, एडेनिन में चेंज हो रहा हो। थायमिन साइटोसिन में चेंज हो रहा हो, या साइटोसिन जो है वो थायमिन में चेंज हो रहा हो। ठीक है। तो ट्रांजिशन के टोटल कितने वे हो सकते हैं? चार हो सकते हैं। जो यूरेसिल होता है वो आरएनए लेवल पर होता है, तो इस वजह से हम लोग यूरेसिल की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेनली किसकी, डीएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ट्रांजिशन जो है वो नेचर में मोर कॉमन होता है इन कंपैरिजन टू ट्रांसवर्जन। तो ट्रांजिशन में हमने क्या देखा कि सेम में चेंज हो रहा है, प्यूरिन प्यूरिन में चेंज हो रहा है, पिरिमिडिन प्यूरिन पिरिमिडीन में चेंज हो रहा है, तो उसे हम लोग नाम देंगे क्या, ट्रांजिशन। और वही क्या है कि ट्रांसवर्जन को अगर हम देखें तो प्यूरिन पिरिमिडीन में और पिरिमिडीन प्यूरिन में चेंज होता है, तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग क्या देते हैं, क्या नाम देते हैं, ट्रांसवर्जन नाम देते हैं। जिस तरह से ट्रांजिशन के टोटल कितने वे थे, चार वेज थे, उसी तरह से क्या होता है कि ट्रांसवर्जन जो है वो टोटल आठ तरह से हो सकता है। ठीक है, कितने तरह से हो सकता है, आठ तरह से। इसको जरा हम इस तरह से देखें तो एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन और ग्वानिन। तो एडेनिन थायमिन में और थायमिन एडेनिन में, एडेनिन साइटोसिन में और साइटोसिन एडेनिन में, और साइटोसिन ग्वानिन में और ग्वानिन साइटोसिन में, और थायमिन ग्वानिन में और ग्वानिन थायमिन में। तो इस तरह से हम देखेंगे टोटल कितने वे हो गए, चार वे हो गए। ठीक है। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। जो नाइट्रोजनस बेस में चेंज हो रहा है उसकी वजह से अगर हमारा कोडोन चेंज हो जा रहा है तब क्या होगा, अगर कोडोन चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा। अगर ऐसा चेंज हो रहा है कि जैसे मान लो यहाँ पर हम उदाहरण से देखें कि पहले ए यू जी था, ये कोडॉन है, ए यू जी कोड कर रहा है मेथियोनिन को, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ, तो ग्वानिन जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में, एडेनिन में। तो ए यू ए भी अब किसी को कोड कर रहा है, मेथियोनिन को ही कोड कर रहा है। तो इस तरह से जो प्रोटीन बन रही है उसके फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन म्यूटेशन तो हुआ ना। तो इस तरह की म्यूटेशन को हमने नाम दे दिया क्या, साइलेंट म्यूटेशन। की म्यूटेशन हुआ लेकिन जो प्रोटीन का फंक्शन था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। दूसरा कंडीशन है हमारी कि क्या हो कि म्यूटेशन हो और हमारा कोडॉन भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो स्टॉप कोडॉन में चेंज हो या फिर क्या हो, कोई दूसरा कोडॉन बने। ठीक है। अगर देखो जैसे स्टॉप कोडॉन में चेंज हुआ, तो जैसे सी ए था तो साइटोसिन यूरेसिल में चेंज हो गया, तो ये यू ए जो है वो एक टर्मिनेशन कोडॉन है। ठीक है। यू ए हमारा क्या, एक टर्मिनेशन कोडॉन है। तो इस तरह के म्यूटेशन को हमने नाम दिया क्या, नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है। वहीं क्या हो कि अगर जो म्यूटेशन हो रहा है वो मान लो कि कोई दूसरा अमाइनो एसिड बने, जैसे मान लो कि पहले एयूजी मेथियोनिन को कोड करता था, अब हमारा बना क्या, एयू सी बना, जो मान लो किसी और अमाइनो एसिड को, मान लो फॉर एग्जांपल मानो कि ये ल्यूसिन को कोड कर रहा है। ठीक है। तो या तो ये हो सकता है कि सेम फैमिली के हो सकता है जिसमें चेंज हो, या फिर क्या हो सकता है, डिफरेंट फैमिली का। मान लो यहाँ पर जो अमाइनो एसिड था पहले वो एलिफेटिक ग्रुप का था,
लेकिन जो चेंज हुआ वो भी किस ग्रुप का है, एलिफेटिक का है, या फिर वो क्या हो सकता है, वो हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसको भी दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉनसेंस म्यूटेशन हमें समझ में आ गया। अब क्या है कि अगर जो यहाँ पर अनदर कोडॉन में जो चेंज हो रहा है वो हमारा क्या है कि अगर सेम ग्रुप में चेंज हो रहा है तो प्रोटीन में भी कोई खास चेंज नहीं आएगा, उसका जो फंक्शन है वो सेम रहेगा। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, न्यूट्रल म्यूटेशन। न्यूट्रल म्यूटेशन को एक बार दोबारा समझो कि जैसे क्या है कि पहले जो अमाइनो एसिड था वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड था, तो जो कोडॉन में चेंज हुआ तो वो ऐसा ही चेंज हुआ कि जो अगला अमाइनो एसिड बन रहा है वो भी कैसा बन रहा है, हाइड्रोफोबिक बन रहा है। तो इस तरह से उस प्रोटीन के फंक्शन में कोई खास चेंज नहीं आएगा, खास क्या कहें कि उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह के म्यूटेशन को हम नाम देंगे क्या, न्यूट्रल म्यूटेशन। वहीं या फिर क्या हो कि वो किसी डिफरेंट अमाइनो एसिड में चेंज हो जाए, सेम फैमिली का ना हो। ठीक है, तो इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, मिससेंस नाम देते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रोटीन का जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो मिससेंस म्यूटेशन को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा हमारा फॉरवर्ड म्यूटेशन और दूसरा होगा हमारा रिवर्स म्यूटेशन। अब देखो फॉरवर्ड म्यूटेशन में क्या होगा, जैसे क्या है कि मान लो कोई वाइल्ड टाइप मतलब कि नॉर्मल जीन है, अगर नॉर्मल जीन में म्यूटेशन हो रहा है और वो म्यूटेंट बन जा रहा है तो इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, फॉरवर्ड म्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन का फंक्शन जो है लॉस हो जाएगा। ठीक है, और वही रिवर्स म्यूटेशन में क्या है कि पहले वो प्रोटीन म्यूटेंट थी लेकिन उसमें जब दोबारा म्यूटेशन हुआ तो वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गई। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग नाम देंगे क्या, रिवर्स म्यूटेशन। अब जो फॉरवर्ड म्यूटेशन है उसके दो पार्ट हैं, एक है डोमिनेंट म्यूटेशन और दूसरा है हमारा रिसेसिव म्यूटेशन। डोमिनेंट म्यूटेशन में क्या होगा, जो when gene act as recessive in nature but after the mutation gene act as dominant in nature due to gain of function। मान लो कि जैसे पहले वो जीन है वो रिसेसिव था नेचर में, लेकिन उसमें क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ। जैसे प्रोटो ऑन्कोजीन जो है वो कैंसर कॉजिंग जीन होते हैं लेकिन अभी ये कैंसर नहीं कॉज कर रहे हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन जब ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होंगे तो कैंसर कॉज करेंगे। तो प्रोटो ऑन्कोजीन में कोई म्यूटेशन हुआ और वो क्या करने लगा, कैंसर कॉज करने लगा। तो जब इस तरह का म्यूटेशन होता है तो उससे हम लोग नाम देते हैं क्या, डोमिनेंट म्यूटेशन। वहीं अगर हम रिसेसिव म्यूटेशन को देखें तो पहले वो क्या था, जीन नेचर में डोमिनेंट था लेकिन म्यूटेशन होने के बाद में वो कैसा हो गया, रिसेसिव हो गया। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिसेसिव म्यूटेशन बोलते हैं। और इस तरह का म्यूटेशन तभी अपीयर होगा जब जो पॉपुलेशन है वो होमोजाइगस कंडीशन में पाई जाएगी। इसका एग्जांपल जो है वो हमारा है ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ये हमने देखा कि बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जो है वो कितने तरह का है, और साइलेंट म्यूटेशन क्या है, मिससेंस म्यूटेशन क्या है, नॉनसेंस म्यूटेशन क्या है, ये सारा हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अब अगले वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे इंसर्शन और डिलीशन। धन्यवाद।